नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल में भरेंगे चुनावी हुंकार। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां वो ऊना में चुनावी हुंकार भरेंगे। विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे नितिन गडकरी। तो सुबह 10 बजे तक ऊना पहुंचेंगे नितिन गडकरी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। तो अनुराग ठाकुर के पक्ष में वोट की अपील करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कुटेल देवेंद्र भुट्टो के लिए भी वो प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस दौरान मंच पर उपस्थित रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल में चुनावी हुंकार भरेंगे और आपको बता दें कि इस दौरान वो बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। तो वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज कतना हमारे साथ जुड़े। पंकज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल दौरे पर रहेंगे, बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। किस तरीके की तैयारियां उनके आगमन को लेकर? तो यहाँ पर पंकज से संपर्क टूट गया है, एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल में चुनावी हुंकार भरेंगे और इस दौरान वो ऊना के कुटलैहड़ का दौरा करेंगे। विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे नितिन गडकरी। सुबह 10 बजे तक वो ऊना पहुंचेंगे और जिसके बाद वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे, अनुराग ठाकुर के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि वो बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो के लिए भी प्रचार करेंगे। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी इस दौरान मंच पर उपस्थित रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो एक बार फिर पंकज हमारे साथ जुड़े। पंकज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऊना दौरे पर रहेंगे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जैसे जैसे अब चुनावों में कुछ दिन रह गए हैं और लगातार यहाँ पर गर्मी तो है, पर लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही है। पिछले कल जो है वो प्रियंका गांधी ऊना का दौरे पर थी और आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगभग 10 बजे के आसपास जो है वो ऊना पहुंचेंगे और गगरेट के विधायक, जो गगरेट के उपचुनाव के प्रत्याशी चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ के उपचुनाव के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भुट्टो के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जो प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर, उनके लिए वोट मांगेंगे। बिल्कुल पंकज, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रचार प्रसार के लिए हिमाचल पहुंच रहे हैं, मंच पर उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा? जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, जो कि ऊना सदर के विधायक हैं, वो मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर, वो मौजूद रहेंगे। साथ में दोनों उपचुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। जहां तक हमारी जानकारी मिल रही है उसमें जो इंद्रलत लखनपाल है, जो बड़सर से उपचुनाव के प्रत्याशी हैं विधानसभा के, वो भी मंच पर उपस्थित रह सकते हैं। और डॉक्टर राजीव बिंदल भी कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर ये दोनों भी आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज हिमाचल में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और इस दौरान वो विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। और चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे का तीसरा दिन आज
आज मंडी के सुंदरनगर में चुनावी जनसभा करेंगे प्रियंका गांधी। साथ ही आपको बता दें कि सुंदरनगर के जवाहर पार्क से प्रियंका गांधी आज हुंकार भरेंगी तो विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में करेंगी प्रचार। जवाहर पार्क में प्रियंका की रैली आयोजित की गई है। कुल्लू जिले में प्रियंका गांधी की रैली होनी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा आज चुनावी प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी और इसी कड़ी में आज वो अपने हिमाचल दौरे के तीसरे दिन मंडी के सुंदरनगर में चुनावी जनसभा करेंगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सुंदरनगर के जवाहर पार्क से प्रियंका गांधी चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आएंगी और इस दौरान वो कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगी। जवाहर पार्क में ये रैली आयोजित की जानी है और साथ ही आपको बता दें कि कुल्लू जिले में प्रियंका गांधी की ये रैली होगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर का हिमाचल दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर। विकसित भारत 2047 को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही 2047 के विकसित भारत लक्ष्य को लेकर भी कार्यक्रम में चर्चा हुई। तो कार्यक्रम में प्रदेश के कई बुद्धिजीवी और छात्रों ने भी हिस्सा लिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का हिमाचल दौरा। तो विकसित भारत 2047 को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 2047 तक विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा की गई। इस दौरान कई बुद्धिजीवी और कई छात्र भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। उसमें अगर आज देखें दुनिया के करीब करीब 200 देश हैं कुल मिला के, यूएन के 193 सदस्य हैं। अगर कुल मिला के आप देखें कि दुनिया में ब्राइट स्पॉट कहाँ है, कहाँ ग्रोथ है, कहाँ स्टेबिलिटी है, कहाँ कॉन्फिडेंस है, कहाँ लीडरशिप, आप जानते हैं कि वो भारत में। तो अगर आज हम पिछले 10 साल की अगर हम समीक्षा करें और उसको हम सोचें कि ये एक किस्म से फाउंडेशन है, आधार है, बुनियाद है, विकसित भारत की यात्रा के लिए ये बेस है जहां से ये यात्रा शुरू हो रही है। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। हिमाचल में नहीं थम रही जंगलों की आग, ये बड़ी जानकारी। हिमाचल में जहां शिमला के रिहायशी इलाकों तक अब आग का तांडव देखने को मिल रहा है। बीते कल शिमला की टूटी कंढी इलाके में भी आगजनी हुई है और आग पर काबू पाना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 994 आग के मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि आग के संकट को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक भी बुलाई थी। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में कई इलाकों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। अब शिमला के रिहायशी इलाकों तक भी आग पहुंच चुकी है। बीते कल शिमला की टूटी कंढी इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। हालांकि आग पर काबू पाना प्रशासन के लिए भी लगातार चुनौती बनता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 994 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो वहीं आग के संकट को देखते हुए मुख्य सचिव ने भी बैठक बुलाई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश के कई इलाकों में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब किस तरीके से प्रशासन इसको लेकर के मुस्तैद नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश के जो जंगलों में आगजनी की घटनाएं हैं ये लगातार बढ़ती जा रही है और तकरीबन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 994 इंसिडेंट जो आग के हैं वो इसी साल में हो गए, इसी समर सीजन में हो गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा धर्मशाला रेंज में है, वहां पर 263 से ज्यादा जो है आग की घटनाएं दर्ज की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा अब जो चुनौती इस वक्त प्रशासन के लिए और खासतौर पर दमकल विभाग के लिए बन गई है वो ये कि अब ये आग जो है ये रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। बीते कल ही हिमाचल प्रदेश के शिमला में टूटी कंडी इलाके में भी जो आग है वो रिहायशी इलाके तक पहुंच गई। तो ऐसे में एक बड़ा संकट जो है न केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बल्कि दमकल विभागों के लिए भी हो गया है। देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही है क्योंकि
जिस तरह से जंगलों में आग फैल रही है, यहाँ तक पाइप पहुंचाना, पानी पहुंचाना एक बड़ी समस्या बन गई है दमकल विभाग के लिए। तो ऐसे में इस पर काबू पाना एक बहुत मुश्किल का सबब बन गई है। लगातार प्रदेश में जो गर्मी है वो बढ़ रही है, बरसात नहीं हो रही है, ऐसे में जो चुनौती है वो भी दुगनी हो गई है। निश्चित तौर पर प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल इस वक्त जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अधिकारियों से लेकर भी है, क्योंकि बीते दिनों भी मुख्य सचिव की ओर से बैठक बुलाई गई थी ताकि आग की जो ये घटनाएं हो रही है इन पर काबू पाया जा सके, इनके लिए कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन दूसरी ओर एक ये भी बड़ा सवाल है कि जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी है वो यहाँ पर कुछ भी इससे रिलेटेड जानकारी साझा करते हुए नजर नहीं आ रहे। हमने भी बहुत कोशिश की कि उनसे जाने कि कितना इस वक्त जो है प्रदेश भर में नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी तफ्तीश से जानकारी देने से जो अधिकारी हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहुंच से दूर जो है अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक क्योंकि लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है और ऐसे में जब तक ये जानकारी साझा नहीं होगी कि किन इलाकों में आग की जो घटनाएं है वो तेज है, तो ऐसे में एक बड़ा संकट लोगों के लिए भी है। बीते कल हमने देखा कि कैसे यहाँ पर टूटीकंडी इलाके में जो लोग हैं वो कूदते हुए नजर आए और आग को बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पर इन रिहायशी इलाकों में रह रहे लोगों के लिए भी संकट पैदा कर रही है। जी बिल्कुल रॉबिन, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्य सचिव ने बैठक भी ली और उसके बाद अगर जानकारी उनकी ओर से साझा की गई हो, क्या कुछ आखिर बैठक में महत्वपूर्ण रहा और खास तौर पर आग बुझाने के लिए, आग पर काबू पाने के लिए अब किस तरीके से जो प्रशासन है वो तैयार या जो फॉरेस्ट विभाग है वो तैयार? जी बिल्कुल, देखिए आग की घटनाओं से न केवल जो फॉरेस्ट भूमि है यानी कि जंगलों की जो भूमि है वो संपदा नुकसान हुई है, इससे सबसे बड़ा नुकसान वन्य जीवों को भी हुआ है। तो ऐसे में ये कितना बड़ा नुकसान है ये अभी भी वो लोगों की पहुंच से दूर है, क्योंकि अधिकारी इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे अभी तक तो फिलहाल। लेकिन दूसरी बड़ा सवाल, जैसे आपने बताया कि बीते दिनों ही मुख्य सचिव की ओर से इसमें बैठक ली गई, तमाम जो विभिन्न विभागों, विभिन्न महकमों के जो अधिकारी हैं उनके साथ ही बैठक हुई थी ताकि अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये जो आग की घटनाएं हैं इन पर काबू पाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा जो संकट इसमें बना हुआ है वो ये कि दमकल विभाग के पास उतनी सुविधा नहीं है, उतना एक प्रशासन मजबूत क्या है कि वो जंगलों में जिस तरह से आग फैल रही है उसको काबू पाया जा सके। क्या वहां तक उनके पास पानी पहुंचाने के लिए और जो फायर ब्रिगेड है वो वहां पर पहुंच सकती है? ये एक बड़े सवाल है अभी भी कि क्या इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए जंगलों की आग पे काबू पाया जा सकता है या नहीं। तो ये एक कुछ बड़े सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के चलते सियासी पारा गर्मा गया है। बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता पहाड़ों में चुनाव प्रचार को लेकर जुटे हुए हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हिमाचल दौरे पर हैं। जेपी नड्डा रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जेपी नड्डा लगातार निशाना साधते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इससे पहले जेपी नड्डा ने किन्नौर में एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की शिमला में प्रेस वार्ता हुई और इस दौरान प्रेस वार्ता में शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही यूएपीए और सीएए कानून में संशोधन किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नागरिक विरोधी नियमों को खत्म किया जाएगा। आप देखिए भाजपा को वैसे भी काफी कठिन स्थिति थी, क्योंकि 2019 में सारे राज्यों में जहां वो मजबूत थे वहां मैक्स आउट कर दिया। आपको याद है 6 राज्यों में उनको सारे सीट मिल गए, 3 राज्यों में 1 सीट छोड़ के बाकी सब मिल गए, 2 राज्यों में 2 सीट छोड़ के बाकी सब मिल गए। ये 11 सीट में उनका एक ही रास्ता है, डाउन, नीचे जा रहे हैं हर जगह में। अब देखिए हरियाणा में कुछ नहीं मिला हमें, इस बार हमें कम से कम 5 से 7 सीट मिल रहे हैं। राजस्थान में हमें कुछ नहीं मिला, अब लोग कह रहे हैं कि 10-12 सीट तक राजस्थान में हम जीत सकेंगे, शायद उससे भी ज्यादा, क्या किसको पता। एक राज्य कर्नाटक में हमें सिर्फ 1 सीट मिला था और अभी कह रहे हैं कि कर्नाटक में 15 से 17 सीट जीत सकते हैं हमारे गठबंधन। तेलंगाना में हमें मेरे ख्याल में 3 सीट है
अभी लोग कह रहे हैं कि 10 से 12 हो सकता है। तो कांग्रेस बढ़ते जा रहे हैं और भाजपा। तो वही नारागढ़ के तहत कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से कार्यकर्ताओं को अपने बूथ को मजबूत करने के लिए टिप्स दिए गए और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा गया ताकि वो अपने बूथ पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके। तो वहीं रोहित ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने सुंदरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान चंद्रशेखर ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तीखा जुबानी हमला किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जयराम ठाकुर पर सत्ता हथियाने का षड्यंत्र रचकर रिवाज बदलने का आरोप लगाया। तो वहीं उन्होंने कंगना रनौत पर भी जमकर निशाना साधा और इसी के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में भी जीत का दावा किया। ये रिवाज आप लिख लीजिए कि ये रिवाज जयराम जी ने डाल दिया। इस प्रदेश के अंदर एक काला अध्याय लिखने वाले मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के अंदर ठगी करने वाले मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के अंदर पिछले दरवाजे से सत्ता के लिए बिल्कुल लालच करने वाले व्यक्ति अगर कोई साबित हुए हैं तो आदरणीय जयराम जी साबित हुए हैं। पिछले दरवाजे से आगे बढ़ने का सिस्टम, और पिछले दरवाजे से अगर कोई सत्ता में आना चाहे तो मॉरल ग्राउंड पे तो आ नहीं सकता, वो कभी भी दिखता ही है, वो तो मॉरलिटी तो कोई दिखती नहीं है इसमें। पिछला दरवाजा, पहला दरवाजा तो इनका छूट गया था पिछली वर्ष ही, जब इन्होंने कहा था कि रिवाज बदलेंगे। सचमुच रिवाज उस वक्त तो बदला नहीं, लेकिन अभी ये जो रिवाज बदला हिमाचल में खरीद फरोख्त का, ये रिवाज जरूर जयराम जी के नाम पर माना जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एचआरटीसी नाहन डिपो की 103 बसें चुनाव ड्यूटी पर रहेंगी और इस दौरान 30 मई से 2 जून तक सिरमौर के अधिकतर रूट बाधित रहेंगे। इसके बाद चुनावी पार्टियों को मतदान केंद्र तक ले जाने और लाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनावी ड्यूटी संपन्न होने के बाद 2 जून तक सभी बसें वापस पहुंच जाएंगी। उन्होंने इस दौरान लोगों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया और लोगों से भी सहयोग की अपील की। हमारी लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 103 बसें लगाई गई हैं। 103 बसें हमारे से मांगी गई है, लेकिन इलेक्शन से पहले हमारे को 8 दिन तकरीबन फोर्स लाने के लिए कहा गया है, जो कि जगह विभिन्न स्थानों से आ रही है, जैसे कि अम्बाला, रोहतक, शिमला, सोलन, केलांग तक से फोर्स को लाया जा रहा है, जिससे हमारे कुछ रूट स्थगित हो रहे हैं अभी। और जो इलेक्शन की डेट है 1/6/2024 को, तो हमारी बसें लगभग 30/5/2024 को सारी इलेक्शन ड्यूटी चली जाएगी, जिससे कि सारे रूट लगभग स्थगित हो जाएंगे। मनाली के रहने वाली रमा ठाकुर ने नेपाल में माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर भारत का नाम रोशन किया है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक और उपलब्धि मनाली के नाम जुड़ गई। तो वहीं माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के बाद रमा ठाकुर वापस मनाली लौट आई हैं। मनाली पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने रमा ठाकुर का स्वागत किया और माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए उन्हें बधाई भी दी। तारीख को मैं नेपाल निकल गई थी और 12 तारीख को जो है हमारा ट्रैक शुरू हुआ था। 8 दिन के बाद हम बेस कैंप पहुंचे थे, जिसमें हमने तकरीबन हर दिन 12 से 15 किलोमीटर का जो है ट्रैक किया है। एंड फिर हमने लोबुचे ईस्ट जो पीक है 6000 मीटर की, हमने वो क्लाइम किया था फॉर एक्लिमेटाइजेशन। एंड उसके बाद रोटेशंस किए ऑफ कोर्स टिल कैंप 2 जो कि 6700 मीटर्स तक है, वहाँ तक जाके रोटेशन करके आए हम। उसके बाद रेस्ट लेने के बाद हम वेट कर रहे थे कि फाइनल जो टॉप तक रोप लग जाए और लोग क्लाइम कर सके। एंड जैसे कि मैंने जाने से पहले कहा था कि मैं फर्स्ट विंडो में क्लाइम नहीं करूंगी, तो आई स्किप द फर्स्ट विंडो
एंड इट प्रूव टू बी लकी, क्योंकि फर्स्ट विंडो में आई थिंक राउंड अबाउट 400 लोगों ने क्लाइम किया। सो मीडिया में जितनी भी पिक्चर्स आ रही है कि बहुत लंबा वेट करना पड़ा एंड बहुत लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई, बहुत कुछ उनको सहना पड़ा बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो मुझे वो चीज़ें सहन नहीं करनी पड़ी। आई वॉज विद अ टीम ऑफ लाइक 10 मेंबर्स। तो हम लोगों ने जब क्लाइम किया तो बहुत ही कम हमें रश देखने को मिला। हाउएवर जो एवरेस्ट का क्लाइम है, आई थिंक technically I have climbed more technical peaks than that, but when it comes to altitude it was really difficult। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी कंगना का मंडी के जोगिंदरनगर और कुल्लू दौरा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कई जगहों पर जनसंपर्क करेंगी कंगना। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जोगिंदरनगर में सुबह 10 बजे और कुल्लू में दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी कंगना रनौत। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।